हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय सर फिर से आपके सामने लेके आऊं क्लास 12th केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र के चैप्टर 1 विलियन यानी सॉल्यूशन के वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चनों का एक बहुत ही अच्छा वीडियो। चूंकि इसके पहले लगातार यानी इंग्लिश मीडियम के जो कंटेंट है मैं अपलोड करता रहा, कुछ वीडियोस बाकी भी रह गए। बच्चे बीच बीच में कमेंट्स करते थे सर हिंदी मीडियम के लिए भी बनाइए, सर हमारे लिए भी आप सोचिए। तो अभी मैंने सोचा कि हिंदी मीडियम के वीडियो भी मैं चैनल पर अपलोड करूंगा, लेकिन इंग्लिश मीडियम के भी कुछ अभी कॉन्सेप्ट अभी बाकी रह गए, कुछ न्यूमेरिकल समझाना है और कुछ इंपॉर्टेंट मोटिवेशनल चीजें भी बतानी एग्जाम में कैसे लिखना है। और प्लस मैं अपनी कोचिंग के बच्चों को एक गैसिंग पेपर भी देता हूं, यानी पूरा फाइनल पेपर पर बेस्ड होता है जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी उस पर बेस्ड भी मैं अभी पेपर बनाऊंगा। लेकिन ठीक है, वो तो उसका तो इंतजार बच्चों को रहेगा भी और है भी, लेकिन फिर भी हमें, मैं बता रहा हूं, शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाना है। तो जो भी कंटेंट मैंने अपलोड किए हैं उनको बिल्कुल आपको एक एक वीडियो देख के, यानी चाहे न्यूमेरिकल्स हो, ऑब्जेक्टिव हो या फिर क्वेश्चन आंसर हो, आपको एक एक क्वेश्चन से होकर गुजरना है, एक एक आंसर से होकर गुजरना है। क्योंकि ठीक है, वो एक मेरी अपनी गैसिंग है, लगातार कई सालों से मैं पढ़ाता आ रहा हूँ, एग्जाम में आते भी हैं और आगे भी आएंगे। लेकिन फिर भी चूंकि बोर्ड किसी हिसाब से भी, यानी कोई भी एक दो क्वेश्चन उठा के नए ले आता है, इसलिए हमें पूर्ण रूप से जो एक प्रोसेस है उसके थ्रू अच्छी मेहनत करते हुए हमें तैयारी करनी है। तो आज हम यहां पर समझेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र, रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर विलियन। तो बीच बीच में अब मैं हिंदी मीडियम के भी वीडियोस अपलोड करता रहूंगा और अभी 8-10 दिन में मैं लगभग कोशिश करूंगा कि जितने भी कंटेंट हैं वो सारे मैं हिंदी मीडियम के अपलोड कर दूं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और कुछ ना कुछ मैं इंपॉर्टेंट चीजें भी बताता रहूंगा। ये तो खैर पढ़ाई से रिलेटेड मैं बताऊंगा, अभी और भी चीजें एग्जाम में कैसे क्या लिखना है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर और भी बहुत सारी अच्छी चीजें मैं बताता रहूंगा और एग्जाम तक मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। लगातार एग्जाम जब तक आपके नहीं हो जाते तब तक मैं आपके साथ में हूं। तो आज हम समझने वाले हैं यहां पर क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर 1 विलियन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशन। एमपी बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान यानी 2025 जो एग्जाम होने वाला है, अभी नेक्स्ट मंथ में स्टार्ट हो जाएंगे बोर्ड के पेपर। तो उस पर्पज से हमें यहां पर हम समझ रहे हैं और वन टाइम आपको देखना है, एक बार में आपको ये सब समझ में आ जाएंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ। तो क्वेश्चन 1 यहां पर हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 1 लीटर विलियन, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय की मात्रा। ध्यान दें, यहां पर कंफ्यूजन होता है, क्या पूछ रहा है? विलय की मात्रा को विलियन की खाली स्थान कहते हैं। तो 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय की मात्रा को विलियन की शक्ति कहते हैं। क्या बोलते हैं यहां पर? विलियन की शक्ति। तो यहां पर आंसर क्या आएगा? शक्ति। अब यहां पर कंफ्यूज नहीं हो जाना कि मोलरता या मोलरता आप लिखोगे तो विलियन की मात्रा पूछा है, विलय के मोलों की संख्या नहीं पूछ रहा है। नेक्स्ट यहां पर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 1 किलोग्राम विलायक, क्या दे रहा है? 1 किलोग्राम विलायक यानी 1 kg। किलोग्राम की जगह 1000 ग्राम वर्ड भी यूज कर सकता था, यानी 1000 ग्राम वर्ड भी यूज कर सकता था। तो आप यहां ध्यान दें, 1 किलोग्राम हिंदी में 1 kg भी लिख सकता है, 1000 ग्राम भी लिख सकता है। और क्या पूछ रहा है? विलायक। तो 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या को खाली स्थान कहते हैं। तो यहां पर विलय के मोलों की संख्या, यहां पर क्या आएगी? मोललता। मोललता, चूंकि हमने परिभाषा पढ़ी भी है इसकी कि 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। ध्यान रखना आपको फिर से, 1 kg या 1000 ग्राम या हिंदी में लिखा होगा 1 किलोग्राम, और विलय के मोलों की संख्या को क्या बोलेंगे हम यहां पर? मोललता। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, ठोस की द्रव्य विलयता, यानी ठोस जो द्रव्य में घुलेगा, ठोस की द्रव्य में विलयता खाली स्थान द्वारा प्रभावित होती है। तो ठोस को जब द्रव्य में विलय घोला जाता है, विलय किया जाता है, तो इसकी जो विलयता है वो ताप द्वारा प्रभावित होगी। किसके द्वारा होगी? ताप द्वारा। हम जानते हैं अगर विलय को विलायक में डालेंगे और अगर ताप बढ़ा दें तो ताप बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, यानी अणु आपस में टकराएंगे तो उत्पाद बनाएंगे, चूंकि हमने पढ़ा है। तो ताप बढ़ाने पर
जो विलय है उसकी विलयता बढ़ेगी। जनरली जैसे नमक या शक्कर को हम पानी में घोलते हैं और अगर हम उसको मान लो चम्मच से ना चलाएं और उसको सीधे हम टेम्परेचर पर रख दें, गैस पर रख दें, तो धीरे धीरे जो वाटर यानी पानी गर्म होगा और विलय उसमें धीरे धीरे घुलता जाएगा बगैर किसी एक्टिविटी के, केवल टेम्परेचर में हमने चेंजेस किया है। तो ठोस की द्रव्य विलयता ताप द्वारा प्रभावित होती है। फोर्थ क्वेश्चन, स्थिर ताप पर, ताप को स्थिर रखा जाए, स्थिर ताप पर किसी द्रव में यानी द्रव में गैस की विलयता, यानी स्थिर ताप पर ताप को स्थिर रखें और द्रव में हमें गैस घोलना है, यानी द्रव में किसी गैस की विलयता आरोपित दाब के खाली स्थान होती है, समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। तो चूंकि हमने पढ़ा है, यानी जो ये यहां पर ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है ये हेनरी ने बताया था। किसने बताया था? हेनरी ने। उसने बताया था स्थिर ताप पर किसी विलायक में या किसी द्रव में विलय गैस की मात्रा यानी घुलने वाली गैस की मात्रा गैस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती, क्योंकि हम जानते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पर यानी साधारण ताप पर और साधारण दाब पर गैसें द्रव में या जल में विलय नहीं होती है, लेकिन प्रेशर के साथ अगर उसको उसमें डालें तो उसकी विलयता यानी उसकी मात्रा उसमें मतलब घुल जाएगी, यानी उसमें विलय हो जाएगी। मैं एक चीज और आपको बता दूं कि जो मैंने यहां पर क्वेश्चन में आपको समझा रहा हूं, आप ये देख रहे हैं ये सब फिलिंग द ब्लैंक्स फॉर्म में, लेकिन मैं आपको बता दूं जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, उनकी 5 कैटेगरी रहेगी। एक तो चूज द करेक्ट आंसर, सही विकल्प चुनिए। सेकंड, वस्तुनिष्ठ, ये रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए और एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। सही जोड़ी बनाइए, मैच द कॉलम। और ट्रू फॉल्स, सत्य असत्य। तो पहले सत्य असत्य नहीं आता था, अभी 1-2 साल से एग्जाम में आने लगा। पहले केवल 4 प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते थे, यानी सही विकल्प चुनकर लिखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए और सही जोड़े बनाइए। तो यहां पर जो मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं ये किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, लेकिन यहां पर मैंने इनको फिलिंग द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान में इसको अरेंज किया है। तो अब चाहे किसी भी फॉर्म में आए, इनके आंसर कभी चेंज नहीं होंगे। तो यहां पर हम देखते हैं नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, किसी ये गैस की द्रव में विलयता, यानी कोई गैस है उसको द्रव में विलय करना है, तो गैस की द्रव में विलयता खाली स्थान के नियम से निर्धारित होती है। तो हमने पढ़ा है हेनरी के नियम। किसके नियम से? हेनरी के नियम, हेनरी के नियम। तो चूंकि जो ऊपर वाला ऑब्जेक्टिव था वो भी इसी से रिलेटेड था, यानी चूंकि हेनरी ने बताया था कि स्थिर ताप पर किसी विलायक की निश्चित मात्रा में उपस्थित या निश्चित मात्रा में विलय गैस की मात्रा गैस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, आदर्श विलयन। आदर्श विलयन सभी सांद्रताओं पर खाली स्थान के नियम का पालन करते हैं। आदर्श विलयन सभी सांद्रताओं पर खाली स्थान के नियम का पालन करते हैं, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। तो आंसर क्या है यहां पर? राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। चूंकि हम जानते हैं चैप्टर का नाम विलयन है। विलयन क्या है? 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों का समांगी मिश्रण। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों का समांगी मिश्रण। अब केमिस्ट्री में शुद्ध पदार्थ क्या हो सकते हैं? केमिस्ट्री में, चूंकि केमिस्ट्री पदार्थों का अध्ययन है, तो पदार्थ में क्या क्या आ जाएगा? परमाणु आ जाएगा, तत्व आ जाएगा, यौगिक आ जाएगा, अणु आ जाएगा और मिश्रण आ जाएगा। तो मिश्रण को छोड़कर बाकी सभी शुद्ध है। परमाणु शुद्ध है, तत्व की इकाई होती है। यौगिक शुद्ध है, अणु शुद्ध है, यौगिक की इकाई होती है अणु। अणु में एक जैसे परमाणु है तो उसको बोलेंगे तत्व के अणु, अलग अलग परमाणु है तो यौगिक के अणु। और जब 2 यौगिकों को या अणुओं को आपस में मिलाते हैं और अगर वो मिल जाते हैं एक दूसरे में, मतलब मिल जाएंगे लेकिन क्रिया नहीं करेंगे, यानी हम ये कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों का समांगी मिश्रण अक्रियाशील, उनको क्रिया नहीं करनी चाहिए लेकिन एक दूसरे में मिल जाना चाहिए। और हम उसमें से किसी भी पदार्थ को अगर नहीं देख पा रहे तो हम उसको बोलते हैं समांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण ही विलयन है। जैसे नमक को पानी में घोला, नमक एक क्या है? यहाँ पर एक यौगिक है, पानी भी क्या है? यौगिक है। दोनों को मिलाया, नमक को हम देख नहीं पाए, यानी क्या है? समांगी मिश्रण। रेत भी एक यौगिक है, जैसे रेत का सूत्र SiO2, नमक का सूत्र NaCl। रेत को पानी में घोला
तो रेत को हम देख पा रहे हैं, यानी वो कहलाएगा विषमांगी मिश्रण। जब हम दो पदार्थों को मिलाएंगे और उसमें से किसी पदार्थ को अगर हम देख पाएंगे खुली आंखों से तो हम उसको बोलेंगे विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण आपको पता होना चाहिए। तो विलयन में दो शुद्ध पदार्थ है, जिसकी मात्रा कम है उसको विलय बोलेंगे और जिसकी मात्रा ज्यादा है उसको हम विलायक बोलेंगे। तो विलय और विलायक विलयन के अवयव और घटक है, यानी दो शुद्ध पदार्थों में एक विलय और एक विलायक है। तो हम क्या बोल रहे हैं यहां पर, आदर्श विलयन सभी सांद्रताओं पर खाली स्थान के नियम का पालन करता है। ऐसा कहा जाता है कि विलयन कब बनेगा, जब विलय और विलायक को आपस में मिलाएंगे। तो विलय और विलायक को आपस में मिलाएंगे तो दोनों को मिलाने पर या तो ताप में परिवर्तन होता है या आयतन में परिवर्तन होता है। विलय को विलायक में मिलाएंगे तो या तो दोनों तभी मिलेंगे जब ऊष्मा अवशोषित करेंगे, या फिर दोनों मिलने पर ऊष्मा बाहर निकालेंगे, यानी ऊष्मा में परिवर्तन होगा। ऊष्मा में परिवर्तन होगा तो आयतन में भी परिवर्तन होगा। ऊष्मा बाहर निकलेगी, पदार्थ की मात्रा बाहर जाएगी, आयतन में कमी होगी। ऊष्मा लेगा यानी आयतन में वृद्धि होगी। तो आदर्श विलयन क्या बोल रहा है, जब विलय और विलायक को आप मिलाओगे तो विलयन बनने पर ऊष्मा और उसके आयतन यानी एंथैल्पी और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम उसको राउल्ट क्या बोलेंगे, उसको हम आदर्श विलयन बोलेंगे, ऐसा राउल्ट ने बताया था। नेक्स्ट 7 नंबर का क्वेश्चन, राउल्ट के नियम के अनुसार, राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक नमन खाली स्थान के मूल प्रभाज के बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है, विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। तो इसका आंसर क्या है यहाँ पर, विलय के मूल प्रभाज के। चूंकि हमने राउल्ट का नियम भी पढ़ा है, उसका गणितीय व्यंजक भी पढ़ा होगा, तो राउल्ट ने प्रूफ किया था कि अगर किसी वाष्पशील द्रव में, वाष्पशील द्रव जैसे जल हो गया यानी जो पूर्णता वाष्पित होता है, तो किसी वाष्पशील द्रव में कोई अवाष्पशील विलय पदार्थ मिला देंगे। अवाष्पशील मतलब जिसकी वाष्पें नहीं बनेंगी, अवाष्पशील विलय पदार्थ मिला देंगे तो विलायक के वाष्पन में कमी हो जाएगी। विलायक के वाष्पन में कमी हो जाएगी। तो कितनी कमी हुई, उतनी ही कमी हुई जितना हमने उसमें विलय मिलाया है। तो क्या बोल रहे हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन यानी विलायक के वाष्पन में कुल कमी उसमें उपस्थित विलय की मात्रा के बराबर है या समानुपाती है। तो राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन खाली स्थान के मूल प्रभाज के बराबर होता है, यानी विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। इसका एक फॉर्मूला भी है, चूंकि यहां पर फॉर्मूला नहीं पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहां पर आगे, क्वेश्चन नंबर 8। 1000 मिलीलीटर, मिलीलीटर ऐसा भी लिख सकता है, मिलीलीटर की जगह 1 लीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर होता है। तो 1000 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलय के मूलों की संख्या, ध्यान दें 1 लीटर हो या 1000 मिलीलीटर हो, दोनों का मीनिंग एक ही है। विलय के मूलों की संख्या खाली स्थान कहलाती है। तो विलय के मूलों की संख्या मोलरता कहलाती है। क्या कहलाएगी, मोलरता। तो इसकी परिभाषा भी हमने पढ़ी है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे एम, कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। और 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, उसमें 1 केजी आ जाएगा और विलयन की जगह विलायक आ जाएगा। तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। और ये क्या कहलाएगी यहाँ पर, मोलरता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9वां, जल में NaCl, अब जल क्या है यहाँ पर, विलायक है, और NaCl क्या है यहाँ पर, विलय है। तो मैंने आपको क्या बताया, ध्यान रखना है जब तक हम विलयन पढ़ रहे हैं, दो पदार्थों को मिला रहे हैं, जो कम है वो विलय है, जो ज्यादा है वो विलायक है। तो जल क्या है यहाँ पर, विलायक है। तो जल में NaCl विलय करने पर, विलय करने पर मतलब घोलने पर, तो जल में NaCl यानी नमक घोलेंगे तो उसके क्वथनांक में क्या परिवर्तन होगा। तो हमें मालूम है जैसे शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल द्रव से वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अगर जल में आपने नमक घोल दिया, NaCl क्या है, अवाष्पशील विलय पदार्थ है। तो अभी हमने पढ़ा है जब अवाष्पशील विलय को जल में या विलायक में घोल देते तो उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा, यानी उबलने की दर बढ़ जाएगी और उसके वाष्पन में कमी होगी। पहले ज्यादा वाष्पित हो रहा था, जल्दी उबल रहा था, लेकिन विलय मिलाने पर धीरे धीरे वाष्पित होगा और ज्यादा ताप लेगा, यानी उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। ताप में वृद्धि
हो जाएगी, क्योंकि विलय के अणु उसके वाष्पन को रोकेंगे। तो NaCl विलय करने पर उसके क्वथनांक में खाली स्थान होती है, खाली स्थान होती है मतलब वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि। नेक्स्ट देखते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 10। विलयन जो बिना संगठन में परिवर्तन के एक ही ताप पर उबलता है। जैसे हम जानते हैं विलयन के दो घटक है, विलय और विलायक। अगर मान लो हम विलयन को गर्म कर रहे हैं, उसमें जितने भी घटक हैं, तो ऐसा कहा जाता है प्रत्येक पदार्थ का अपना एक क्या होता है? क्वथनांक होता है। यानी भली विलयन में बहुत सारे पदार्थ मिले, लेकिन जब हम गर्म करेंगे तो जिसका क्वथनांक जैसा होगा उसकी वाष्प वैसी बनेगी। कोई जल्दी वाष्पित होता है, यानी कोई जल्दी उबलने लगेगा, उसके अंदर का कोई घटक कोई बाद में उबलेगा। तो हम ये कह सकते हैं पूरा विलयन एक ही ताप पर वाष्पित नहीं होता है। लेकिन यहां पर हम क्या बोल रहे हैं? एक ही ताप पर वाष्पित होने उसके सारे घटक और उनकी वाष्प बनेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई अपघटन नहीं होना चाहिए, और एक ही ताप पर उसको उबलना चाहिए, उसकी वाष्प बननी चाहिए। और वाष्पों को ठंडा करेंगे तो तुरंत द्रव में परिवर्तित हो जाना चाहिए, उस समय भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उसकी संरचना में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये चूंकि विलयन, चूंकि केमिस्ट्री का एक अपवाद है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि विलयन में सारे घटक एक ही ताप पर वाष्पित हो जाए। लेकिन अगर ऐसा होता है तो हम उसको बोलते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण। क्या बोलेंगे हम उसको? स्थिर क्वाथी मिश्रण। स्थिर मतलब एक ही ताप पर, क्वाथी मतलब वाष्पित हो जाएगा, और वाष्पों को ठंडा करेंगे तो द्रव में परिवर्तित हो जाएंगी। मतलब एक अपवाद है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा होता है तो हम उसको बोलेंगे स्थिर क्वाथी मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1000 ग्राम विलायक, 1000 ग्राम विलायक, ग्राम को ऐसे भी लिख सकते हैं 1000 ग्राम विलायक में। अब देखो 1000 ग्राम विलायक जो है वो 1 kg के बराबर होता है। तो फिर देखो क्वेश्चन को घुमा दिया गया, यानी 1 kg पूछ रहा है, तो 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को, विलय के मोलों की संख्या को, चूंकि हमने सबसे पहले ऊपर पढ़ा था 1 kg दिया था, यहाँ पर 1000 ग्राम, वहां पर भी मैंने आपको बताया था। तो विलय के मोलों की संख्या खाली स्थान कहलाती है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? मोललता। मोललता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां पर 12वां। वे विलयन जिनके परासरण दाब, परासरण नहीं लिखा हो सकता है, केवल दाब ही लिखा हो सकता है क्वेश्चन जब आएगा। तो वे विलयन जिनके दाब या आ जाए परासरण दाब समान होते हैं, खाली स्थान कहलाते हैं। तो इसको बोलते हैं हम समपरासरी विलयन। समपरासरी विलयन, समपरासरी विलयन। क्या बोलेंगे हम इसको? समपरासरी विलयन। इंग्लिश में बोलते हैं इसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो समपरासरी विलयन, चूंकि हमने परासरण पढ़ा है, परासरण क्या होता है कि जब किसी विलयन को या किसी विलायक को, हम ये कह सकते हैं कि विलयन हो या विलायक हो, अर्धपारगम्य झिल्ली से किसी विलयन से अलग रखेंगे, या हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी विलयन को उसके शुद्ध विलायक से अर्धपारगम झिल्ली द्वारा अलग रखेंगे, तो विलायक के अणु अपने आप झिल्ली से होकर विलयन की ओर जाने लगते हैं। ये क्रिया परासरण कहलाती है। और क्रिया कब तक होगी? जब तक दोनों तरफ की सांद्रता बराबर नहीं हो जाती है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि दो विलयनों को रखा है अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा अलग, तो जिसकी सांद्रता कम होगी, जिसमें विलय कम है, उसमें से विलायक के अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाने लगेंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि जो परासरण की क्रिया का कारण विलय की मात्रा है, अगर विलय की मात्रा दोनों विलायकों में बराबर मिली होती तो अर्धपारगम झिल्ली द्वारा रखने पर, यानी विलायक के अणु किसी भी ओर गति नहीं करते, यानी परासरण की क्रिया नहीं होती, तब ऐसे विलयनों को हम बोलेंगे समपरासरी विलयन। यानी विलय की मात्रा उसमें समान है, यानी विलय का मोलर सांद्रण समान है, इसलिए हम उसको बोलेंगे समपरासरी विलयन। यानी परासरण की क्रिया नहीं होगी, मतलब विलायक के अणु गति नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहां पर, क्वेश्चन नंबर 13। वह तापक्रम जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब, मतलब वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, उसे खाली स्थान कहते हैं। तो हम सभी जानते हैं, यानी हमारे नेचर में जैसे जल द्रव है,
तो द्रव यानी जल द्रव है, यानी सामान्य ताप पर वो वाष्पित नहीं होता है। ऐसा कहा जाता है कि उसको वाष्पित होने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस ताप की जरूरत पड़ती है। तो हम क्यों बोल रहे हैं ऐसा कि वाष्पित नहीं हो रहा है? क्योंकि जो वायु है यानी एयर है, वो गुरुत्वाकर्षण के कारण उसने एक दबाव डाल के रखा है, यानी पृथ्वी की सतह पर एक दाब डाल के रखा है, चूंकि खिंची हुई है, जिस कारण सारे पदार्थों पर एक दाब लग रहा है, जिसको बोलते हैं हम वायुमंडलीय दाब। अगर हमें जल को द्रव से वाष्प में परिवर्तित करना है तो हमने उसको नीचे से ताप दिया। अब ताप हमने दिया तो उसके जो अणु हैं उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ी, उसके बाद इतना ताप दिया कि वो वायुमंडलीय दाब को पार कर गए। वायुमंडलीय दाब को पार कर गए यानी तभी हम कहते हैं कि जल उबलने लगा, या इसके अलावा कोई दूसरा द्रव होगा तो द्रव उबलने लगा। तो द्रव कब उबलता है या जल कब उबलता है? जब उसकी वाष्पें वायुमंडलीय दाब को पार कर जाती हैं, तब वो उबलता है। और जब वो उबलता है उस ताप पर, जिस ताप पर उसकी वाष्पें वायुमंडलीय दाब को पार कर गई, उस ताप को उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। क्या बोलेंगे? उस ताप को उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। तो जिस ताप पर द्रव की वाष्पें वायुमंडलीय दाब को पार कर जाती हैं उसे क्वथनांक कहते हैं। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 14वें नंबर का। विलायक में अवाष्पशील विलय, विलायक। अब विलायक यहाँ पर जैसे जल होता है, चूंकि विलयन पढ़ रहे हैं तो ज्यादातर यहाँ पर विलायक का अर्थ जल से निकलेगा, क्योंकि जल एक नेचुरल सॉल्वेंट है यानी प्राकृतिक विलायक है। तो विलायक में अवाष्पशील विलय घोलने पर, अब विलायक मतलब जिसमें बहुत सारी चीजें घुल जाएंगी उसको हम बोलेंगे विलायक। तो विलायक में अवाष्पशील विलय, अवाष्पशील विलय जिसकी वाष्पें नहीं बनेगी, अवाष्पशील विलय घोलने पर उसके क्वथनांक में, अभी हमने पढ़ा कि नमक को पानी में मिलाएंगे तो क्या होगा? क्वथनांक में वृद्धि होगी। तो विलायक में अवाष्पशील विलय घोलने पर क्वथनांक में खाली स्थान होती है। क्वथनांक में क्या होगी? खाली स्थान होती है, वृद्धि होगी। क्वथनांक में क्या होगा? खाली स्थान होगी यानी वृद्धि होगी। तो विलायक में अवाष्पशील विलय घोलने पर उसके क्वथनांक में वृद्धि होगी। इसके पहले भी हमने एक ऊपर क्वेश्चन पढ़ा था, यहां पर हम देखते हैं इस क्वेश्चन को हम समझ रहे हैं। 14 नंबर को ध्यान रखना है, ऐसा ही क्वेश्चन हमने एक ऊपर भी पढ़ा था। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 भी हमने यहां पर पढ़ा था कि जल में NaCl विलय करने पर, जल में NaCl मिलाएंगे तो उसके क्वथनांक में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो ध्यान रखना, किसी भी अवाष्पशील विलय को विलायक में घोलते तो उसके क्वथनांक में वृद्धि होती है। तो यहां पर 14 नंबर का क्वेश्चन हम समझ रहे थे कि विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर उसके क्वथनांक में क्या होगी? वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। विलयन स्थिरांक R या S, विलयन स्थिरांक जो होता है R या S का मान, ये भी एग्जाम में पूछते हैं। 0.0821 लीटर वायुमंडल, क्या ध्यान रखना है? लीटर वायुमंडल, यूनिट लगाना जरूरी है। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछते हैं। इस टाइप के ऑब्जेक्टिव थोड़े से टफ होते तो आपको ये वन टाइम में इसकी प्रैक्टिस करनी है। विलयन स्थिरांक या विलयन स्थिरांक R या S का मान 0.0821 लीटर वायुमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 डैश रिक्त स्थान विलयन में निश्चित ताप पर विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती है। तो चूंकि हमने पढ़ा था, यानी चूंकि विलयन चैप्टर आपने पढ़ा होगा, पहला चैप्टर है, तो कई बार आपके स्कूल में पेपर हुए होंगे, टेस्ट हुए होंगे, त्रैमासिक एग्जाम हुए होंगे, अर्धवार्षिक हुए होंगे, प्री बोर्ड हो गए होंगे या चल रहे होंगे। तो यहां तक तो आपने इसको अच्छी तरीके से इसका रिवीजन कर ही लिया होगा। तो हमने पढ़ा है कि जो विलयन है वो विलय और विलायक का एक मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। तो विलय कितना मिला है विलायक में, उसके आधार पर विलयन 5 प्रकार के होते हैं, जिसको हम बोलते हैं सांद्रता के आधार पर। सांद्रता मतलब विलय की कितनी मात्रा विलायक में घुली हुई है। तो सांद्रता के आधार पर विलयन 5 प्रकार के होते हैं। तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। तो तनु विलयन विलय कम है, विलायक ज्यादा है। सांद्र विलयन विलय ज्यादा रहता है, विलायक कम रहता है। संतृप्त विलयन निश्चित ताप पर विलय और विलायक की मात्रा बराबर होती है। असंतृप्त विलयन, जब तक विलयन में या विलायक में विलय घुलता जा रहा है तब तक हम उसको बोलते हैं असंतृप्त विलयन। और घुलना बंद हो गया और ताप में वृद्धि करके उसे घोल दिया
तो हम उसको बोलेंगे अति संतृप्त विलयन। तो क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पर, क्वेश्चन क्या है कि खाली स्थान विलयन में यानी निश्चित ताप पर विलय की और अधिक मात्रा नहीं बोली जा सकती। तो निश्चित ताप का मतलब होता है यहाँ पर रूम टेम्परेचर से। रूम टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस, या वो जिस ताप की बात कर रहा है। जनरली कमरे के ताप पर एक्टिविटी होती है और केल्विन में ये टेम्परेचर होता है 298 केल्विन। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, खाली स्थान विलयन। खाली स्थान विलयन मतलब संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन में निश्चित ताप पर विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोल सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर शुद्ध जल। शुद्ध जल की मोलरता, शुद्ध जल की मोलरता खाली स्थान होती है, ये बहुत आता है एग्जाम में ये। तो शुद्ध जल की जो मोलरता है उसका आंसर है 55.55, या तो हम इसको ऐसा लिखते हैं, चूंकि मोलरता पूछ रहा है इसलिए इसकी यूनिट लगाना कंपलसरी है, एम कैपिटल एम, या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 55.6, चूंकि यहां पर 5 है इसलिए एक ऐड करके 55.6 और यूनिट विल बी कंपलसरी, यूनिट लगाना जरूरी है, तो 55.6 एम। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं 18वें नंबर का क्वेश्चन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अपनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अपनमन हमने पढ़ा भी है कि जब किसी वाष्पशील द्रव में कोई अवाष्पशील विलय मिला देते हैं तो उसके वाष्पन में कमी और क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, मतलब उतनी वृद्धि होगी जितना उसमें विलय मिला हुआ है, तो जिसको बोलते हैं हम वाष्प दाब में आपेक्षिक अपनमन। तो विलय की मात्रा के समानुपाती होती है। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अपनमन क्या है, एक खाली स्थान गुण है। खाली स्थान गुण है, इसको बोलेंगे हम अणु संख्यक गुणधर्म। अणु संख्यक गुणधर्म, अणु संख्यक गुण है ये। अब अणु संख्यक नाम से पता चला विलयन के ऐसे गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो विलयन में क्या है, विलयन में विलय और विलायक है। तो विलायक की तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी होती नहीं है, तो विलय के कारण विलयन के गुण हैं। तो जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अपनमन है वो क्या है, अणु संख्यक गुणधर्म है, यानी विलय के अणुओं की संख्या या विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। तो अणु संख्यक गुणधर्म, ये क्वेश्चन भी, चूंकि मैं क्वेश्चन भी समझाऊंगा, यानी जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या न्यूमेरिकल्स है वो सारा प्रोसेस बीच बीच में मैं आपको बताता रहूंगा, वीडियो अपलोड करता रहूंगा। तो हम बोलते हैं अणुसंख्यक गुण, विलयन के ऐसे गुण जो विलय की प्रकृति पर निर्भर ना होकर, विलय की प्रकृति यानी विलय ठोस है, द्रव है या गैस है, इस पर निर्भर नहीं है। विलय का आकार बड़ा है, विलय के कणों का आकार बड़ा है या छोटा है, उस पर निर्भर नहीं है। किस पर निर्भर है, विलयन में या विलायक में विलय के कितने कण घुले हैं, कितने अणु घुले हैं, उसको बोलेंगे हम अणु संख्यक गुणधर्म। तो विलयन के ऐसे गुण जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर होते हैं अणु संख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। अब इसमें 4 एग्जाम्पल रखे गए, यानी इसमें क्या आता है, परासरण दाब आता है, क्योंकि परासरण दाब एक अणु संख्यक गुणधर्म है। उसके बाद क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अपनमन और वाष्प दाब में आपेक्षिक अपनमन। ध्यान रखना, वाष्प दाब में अपनमन पूछे तो वो अणु संख्यक गुणधर्म नहीं है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अपनमन, परासरण दाब, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अपनमन। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अपनमन एक खाली स्थान गुण है, अणु संख्यक गुण है। नेक्स्ट, अर्धपारगम झिल्ली से केवल खाली स्थान के अणु पार हो सकते हैं। हम जानते हैं अर्धपारगम झिल्ली, उसका नाम ही है अर्धपारगम, यानी आधी पारगम है। तो अर्धपारगम झिल्ली जिसमें से केवल विलायक के अणु पार हो सकते। अब विलायक के अणु पार क्यों हो सकते, क्योंकि अर्धपारगम झिल्ली को अगर माइक्रोस्कोप से देखें तो उसमें छोटे छोटे पोर होते हैं, छिद्र होते हैं। इन छिद्रों का जो आकार होता है वो 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम होता है, और इतना ही आकार लगभग विलायक के कणों का होता है। इसलिए अर्धपारगम झिल्ली में से विलायक के कण आर पार निकल सकते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं, अर्धपारगम झिल्ली से केवल खाली स्थान के अणु, मतलब विलायक के अणु, विलायक के अणु आर पार निकल सकते हैं अर्धपारगम झिल्ली से होकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। यहाँ पर प्रयोगशाला में उपयोग की जाने वाली अर्धपारगम झिल्ली का रासायनिक नाम खाली स्थान है। तो अर्धपारगम झिल्ली मतलब प्रयोगशाला में यानी कृत्रिम रूप से बनाई गई झिल्ली है, यानी रासायनिक विधियों द्वारा बनाई गई एक झिल्ली है ये। नेचुरल झिल्ली भी होती है, जैसे कोशिका झिल्ली हो गई, चर्म पत्र हो गया जिसको हम पार्चमेंट पेपर भी बोलते हैं,
और ये सब प्राकृतिक झिल्ली है, सेलोफेन झिल्ली हो गई। तो प्रयोगशाला में कौन सी अर्धपारगम झिल्ली का उपयोग किया जाता है, इसको हम ऊपर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पर 20 देख रहे हैं 20। प्रयोगशाला में उपयोग की जाने वाली अर्धपारगम झिल्ली, तो इसको बोलते हैं कॉपर फेरोसाइनाइड। क्या बोलेंगे इसको? इसका आंसर मैं यहां बता दे रहा हूं, नीचे बता दे रहा हूं, फिर इसको कैंसिल कर देंगे। यानी उसका आंसर क्या है? कॉपर फेरोसाइनाइड। ध्यान रखना, कॉपर फेरोसाइनाइड। कभी कभार इसका फॉर्मूला भी पूछता है, अभी तो इसका रासायनिक नाम पूछा कॉपर फेरोसाइनाइड, इसका फॉर्मूला भी पूछता है। तो Cu2FeCN6 एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी है, संकुल यौगिक भी है ये। तो प्रयोगशाला में उपयोग की जाने वाली अर्धपारगम झिल्ली कॉपर फेरोसाइनाइड, इसका सूत्र है। इसको अच्छी तरीके से पढ़ के रखना, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। अधिक ऊंचाई पर यानी पृथ्वी की सतह से, यानी अर्थ क्रस्ट से अधिक ऊंचाई पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है। अधिक ऊंचाई पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब, हम जानते हैं पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होने लगता है, एक निश्चित दूरी पर वायुमंडलीय दाब समाप्त हो जाता है, इसलिए हम बोलते हैं ना कि उसका घनत्व कम हो जाता है। तो क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। वायुमंडलीय दाब, अब दाब क्यों है मैंने अभी बताया, गुरुत्वाकर्षण के कारण, यानी वायु पृथ्वी की तरफ खिंची हुई है, पृथ्वी पर एक दाब डालती है जिसको बोलते हैं वायुमंडलीय दाब। आपने सुना भी होगा जो सबमरीन है पनडुब्बी, यानी जब टाइटैनिक जहाज को नीचे देखने गई थी तो नीचे दाब बहुत ज्यादा था तो पनडुब्बी फट गई थी, मतलब प्रेशर को झेल नहीं पाई थी। तो इससे हमें पता चलता है कि नीचे जाने पर दाब बहुत ज्यादा होगा और ऊपर जाने पर दाब कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। शुद्ध जल की मोलरता, वहां मोलरता पूछा है, यहां मोलरता पूछ रहा है, तो वैल्यू तो वही निकलेगी 55.55 और यहां पर यूनिट चेंज हो जाएगी, यानी मोल पर केजी। एम मतलब मोलरता यानी मोल पर केजी। यहां पर हम इसको क्या लिखेंगे 55.6 और एम दोनों की वैल्यू बराबर है, यूनिट चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन। सोडा वाटर जितनी भी हम डेली लाइफ में जो भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं वो सब सोडा वाटर के एग्जांपल है। तो उसमें टेस्ट किसके कारण आता है? CO2 गैस के कारण आता है। ऐसा कहा जाता है कि लगभग सभी गैसें रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होती हैं, लेकिन चूंकि हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो अपवाद तो आते ही हैं। हमने बोला ये ऐसा है, फिर बोलेंगे ऐसा इसमें नहीं है, अपवाद है। जैसे बोलेंगे सभी धातुएं ठोस होती हैं तो बोलेंगे मरकरी द्रव है, बोलेंगे सभी अधातुएं विद्युत की कुचालक है तो फिर बोलेंगे ग्रेफाइट यानी कार्बन का अपर रूप, अपवाद है। तो CO2 गैस में स्वाद होता है जिसके कारण कोल्ड ड्रिंक्स में स्वाद होता है और हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। तो CO2 गैस को जब पानी में डिसॉल्व करते हैं, कोल्ड ड्रिंक में वो घुली होती है जिसके कारण उसका स्वाद होता है। तो सोडा वाटर क्या है? गैस द्रव में घुली हुई है। तो सोडा वाटर खाली स्थान का विलयन है, तो क्या बोलेंगे? गैस का द्रव में विलयन। 25 अणु संख्यक गुण खाली स्थान पर निर्भर करते हैं। तो जैसे अभी हमने एक ऊपर पढ़ा था वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, तो अणु संख्यक गुण, अणु मतलब अणु और संख्यक मतलब संख्या, अणुओं की संख्या पर निर्भर होने वाले गुण क्या कहलाएंगे? अणु संख्यक गुणधर्म। क्या बोलेंगे हम इसको? अणु संख्यक गुणधर्म। अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाले गुण अणु संख्यक गुणधर्म। 25 देखेंगे यहाँ पर वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन खाली स्थान के समानुपाती है। अभी हमने पढ़ा है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का अगर हम फॉर्मूला देखें तो P0A माइनस PA अपॉन P0A इक्वल्स टू XB, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो XB क्या है? यहाँ पर XB है विलय का मूल प्रभाज। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन खाली स्थान के समानुपाती है, बराबर है। तो इसका आंसर होगा विलय के मूल प्रभाज। मतलब किसी विलायक के वाष्पन में उतनी ही कमी हुई
यानी विलयन में उपस्थित किसी विलायक के वाष्पन में उतनी ही कमी हुई जितना कि आपने उस विलयन में विलय मिला के रखा है, यानी वाष्प दाब में कमी विलय के मोल प्रभाज के समानुपाती होती है। तो यहाँ पर आंसर क्या है, विलय का मोल प्रभाज। नेक्स्ट देखते हैं 26। यदि 5 ग्राम NaOH को 250 मिलीलीटर विलयन में घोला गया है, विलयन में विलय किया गया है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात करो। तो विलयन की मोलरता बतानी है रिक्त स्थान में। अब आप देखो एक न्यूमेरिकल रिक्त स्थान में बता दिया, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है, यानी हम ये नहीं कह सकते कि वस्तुनिष्ठ में न्यूमेरिकल्स नहीं आ सकते। तो इसलिए हमें क्वेश्चन अगर इस फॉर्म में अगर हम पढ़ते हैं तो ये हमें जल्दी याद हो जाएंगे, और ये किसी भी फॉर्म में आए, क्योंकि बच्चे ज्यादातर जो चूज द करेक्ट आंसर होते, यानी जिसको हम बोलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, विकल्प जिसमें चुनना पड़ता है, तो उसमें तो बच्चा तुक्का मार देता है, तो उसमें भी कभी कभार सही हो जाता है। सही जोड़ी में भी वो तुक्का मार देता, सत्य सत्य में भी तुक्का लगा दिया। लेकिन जो रिक्त स्थान और वन वर्ड यानी एक शब्द या वाक्य वाले क्वेश्चन है, उसमें तुक्का नहीं लगता है, यानी आपका उस क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा, और अगर आपने उसको लिख पाए तो टीचर आपको मार्क्स देगा। तो ज्यादा फोकस हमारा जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान और वन वर्ड वाले क्वेश्चनों पर हमारा ज्यादा फोकस होना चाहिए। उसको याद कर लिया तो वो किसी भी फॉर्म में आए तो हम लिख सकते हैं। तो 26 नंबर का क्वेश्चन हमें यहां पर समझना है। इसको ऊपर करते हैं, तो क्या बोल रहे हैं हम, 26 5 ग्राम NaOH को 250 मिलीलीटर विलयन में घोला गया, तो विलयन की मोलरता खाली स्थान है, आपको ये बताना है। तो हमें मालूम है मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, मोलरता M इक्वल्स टू होता है WV अपॉन MB इनटू 1000 अपॉन क्या लिखेंगे इसको, V और मिलीलीटर, यानी WV क्या है, विलय का भार। चूंकि क्वेश्चन को पढ़कर जो कम होगा वो विलय होगा, और विलय का अणु भार, और चूंकि यहाँ पर विलय किस में घुला हुआ है, मिलीलीटर में घुला हुआ है, इसलिए हमने विलयन का मिलीलीटर में आयतन लिया और ऊपर हमने 1000 लिख दिया। तो यहाँ पर जो NaOH यानी विलय है, तो इसकी मात्रा कितनी है, 4 ग्राम। NaOH का अणु भार कितना होता है, ये निकाल लेते हैं हम। तो सोडियम का भार होता है 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का होता है 1, इक्वल्स टू कितना होगा, 40 होगा। तो यहाँ पर हमने क्या रख दिया, 40 रख दिया, 40 इंटू 1000, और यहाँ पर मिलीलीटर में आयतन कितना है, 250, 250 मिलीलीटर। इसको काट देंगे 4 टाइम्स, ये 10 बार कट जाएगा, यहाँ पर ये, यहाँ पर 2 बार, और यहाँ पर ये 5 बार कट जाएगा। ठीक है, देख लेते एक बार सही किया कि नहीं। ऐसे कट गया तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2/5 आ जाएगा। इससे डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें डेसिमल में आंसर चाहिए, तो इससे डिवाइड करेंगे। ये भी लिख सकते हैं, इसमें भी टीचर नंबर दे देगा, लेकिन हमें डेसिमल में आंसर चाहिए, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, पॉइंट आएगा, और 4 जा 20 यानी 5 चौको 20, तो 0.4, और यूनिट क्या है, मोलरता पूछ रहा है, इसलिए यूनिट क्या लगाएंगे, M। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 0.4 M। एक बार चेक कर लेना, हालांकि ऐसे इसी प्रोसेस से सॉल्व होगा। तो 250 को इससे डिवाइड करेंगे तो 4 बार, ये इससे 10 बार कट जाएगा, और यहाँ पर 2 से ये 5 बार, और इसको डिवाइड करेंगे तो करेक्ट आंसर है। तो ऐसे हम इसको सॉल्व करना है। सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, पहले ये 2-2, 3-3 नंबर में भी पूछे जाते थे, अभी ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दे दिया। 27 विलायक में अवाष्पशील विलय घोलने पर, विलायक में अवाष्पशील विलय घोलने पर क्वथनांक में खाली स्थान होता है। तो देखो आप 2-3 प्रकार से क्वेश्चन पूछा, जल में NaCl मिलाएंगे, और भी यहाँ पर दिया था कि किसी अवाष्पशील विलय को विलायक में घोलने पर, विलायक में अवाष्पशील विलय को घोलने पर क्वथनांक में क्या होगी, वृद्धि होगी, क्वथनांक में वृद्धि होगी। तो किसी अवाष्पशील विलय में विलायक को घोलने पर जो विलायक है, या हम ये कह सकते हैं विलयन है, उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि विलायक में विलय मिलेगा तो नया शब्द लेगा विलयन, तो विलयन का क्वथनांक बढ़ गया या विलायक का क्वथनांक बढ़ गया, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो बढ़ता है या वृद्धि होती है। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का व्यंजक लिखिए। अब आप देखो इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा गया, तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का व्यंजक, तो अभी हमने पढ़ा P0A माइनस PA अपॉन
P0 A, एक तो ये लिख सकते हैं, और कंप्लीट लिखना चाहिए। अब टीचर क्या जानना चाह रहा है तो इस हिसाब से हमारे मार्क्स नहीं कटेंगे। तो यहाँ पर जो P0 A है ये क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। PA क्या है यहाँ पर, विलयन में विलायक का वाष्प दाब, और P0 वही है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। अब इसको भी अलग अलग बोलते हैं, P0 A माइनस PA, इतने को बोलते हैं वाष्प दाब में अवनमन, ये इतना कहलाता है वाष्प दाब में अवनमन, और इस पूरे को बोलते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो किसके बराबर है, विलय के मूल प्रभाज के बराबर है। तो हमें ये नहीं लिखना है, ये तो मैंने आपको बताया इसके मीनिंग क्या क्या है, आपको ये लिखना है बस। और अगर इक्वल्स टू XV भी लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर हमारे मिल जाएंगे। तो ऐसे हमने फर्स्ट चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़े हैं, किसी भी रूप में आ सकते हैं। चूंकि मैं बता दूं MP बोर्ड के बच्चों के लिए जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कंटेंट बहुत कम है, या टीचर अपने हिसाब से बनाया जा रहा है कुछ भी, लेकिन उसके पास कोई भी एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी नहीं है, यानी उसको ये नहीं पता सैंपल पेपर, प्री बोर्ड के पेपर कुछ भी समझाए जा रहे हैं। तो मैं बता रहा हूं यहाँ पर 2005 से लेके 2024 तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में उसने ऑब्जेक्टिव पूछे, उसको मैंने वन वर्ड में इसमें रिक्त स्थान में कन्वर्ट करके आपको समझाया है। तो अगर आप इसको पढ़ लेते हैं, वन टाइम देख लेते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपको 101% कैसा भी पेपर बोर्ड बना दे, यानी इन्हीं में से ही कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव एग्जाम में फंस जाएगा। तो मैं ये कह रहा था कि जो MP बोर्ड के बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे के पास तो फिर भी बहुत सारी सुविधा है, मोबाइल है, नेट है, अच्छी जगह रह रहे हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, ठीक है, कुछ मिडिल फैमिली के भी उनमें। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इंग्लिश मीडियम MP बोर्ड के बच्चों का स्टैंडर्ड थोड़ा सा अच्छा है, और जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं जनरली वो ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, मोबाइल की कमी है, नेट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कैसे भी साधन जुटा के वो ऑनलाइन चला जाता है। तो ऑनलाइन में कंटेंट बहुत कम है उनके लिए, हिंदी मीडियम के लिए। तो आप विश्वास रखिए, एग्जाम के पहले आते आते चाहे इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, मुझे बोर्ड के हिसाब से क्या उसको देना है, क्या मटेरियल डिलीवर करना है, वो एग्जाम के पहले तक मैं कर दूंगा। और कहीं ना कहीं अगर वो मेरे वीडियो पर डिपेंडेबल है केमिस्ट्री सब्जेक्ट को लेके, तो बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएगा। तो चूंकि हिंदी मीडियम के बच्चे बहुत लंबे समय से बोल रहे थे कि सर वीडियो अपलोड करो, तो अभी बीच में इंग्लिश मीडियम के भी वीडियो पॉसिबल होगा तो अपलोड करता जाऊंगा। हिंदी मीडियम के बच्चे और इंग्लिश मीडियम के बच्चे मेरा चैनल लंबे समय से देख रहे हैं, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, आपकी कोचिंग में, आपके स्कूल में या आसपास कोई बच्चा रहता है तो उसको जरूर वीडियो की लिंक बताओ, ताकि वो परफेक्ट चीजें पढ़ेगा और बहुत अच्छे मार्क्स ला सकता है। क्योंकि हम किसी की हेल्प करते हैं तो भगवान हमारी भी हेल्प करता है। यही ध्यान में रखते हुए जीवन में आगे बढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। बोर्ड के एग्जाम बहुत करीब है, 5-5 सब्जेक्टों का लोड है आपके ऊपर। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है और मैं लगातार आपके साथ आपके एग्जाम तक जुड़ा हुआ हूं, जब तक आपका पेपर अच्छा नहीं चला जाता है। और ऐसे ही अच्छे वीडियो में लाता रहूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।